खैर आपको क्या मतलब होली पे नाच दिखाने के लिए लोगों ने यहाँ पर विधायक चुनकर रखा है? कई लोग अपने नाम के आगे समाज सेवी लिख के रखे हुए हैं, कई लोग धनबाद फर्स्ट टैग लगा चला रहे हैं। तो ये व्यक्ति जब खदान खोदने जाते हैं तो रैयत का माथा फोड़ देते हैं। ये व्यक्ति जब भाजपा की राजनीति करे तो भाजपा के कार्यकर्ता का माथा फोड़ रहे हैं। भाई जो व्यक्ति लाश तक से पैसे वसूल लेता है अपने, एक और दूसरे समाज सेवी की मैं बात कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति मुर्दा लाश तक से पैसे वसूल लेता है वो व्यक्ति काहे का समाज सेवी? पार्टी से बगावत करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अभी उस स्थिति पर क्यों बात करें? मेरी अभी तक जहाँ भी बात हुई है कांग्रेस में एक सकारात्मक बात हुई है। तो जब सकारात्मक बात चल रही है तो ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल है। जब कोई लड़का नौकरी मांगने के लिए जाता है तो उस लड़के के छाती पर हैवा चढ़ाकर उसको मार दिया जाता है। क्या कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल, अन्य पार्टी के साथ बातचीत हो रही है? ये हाइपोथेटिकल सवाल है। जोहार, लगातार हम लोग सभी विधानसभाओं में जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हम धनबाद में हैं, धनबाद में हम मौजूद हैं और धनबाद के जितने भी प्रत्याशी हैं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हमारे बगल में कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हम बातचीत करेंगे। हमारे जो फ्रेम में, जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं, वो मयूर शेखर झा है, कांग्रेस से हैं। कल झारखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए थे, कमलेश महतो जी आए हुए थे, भव्य स्वागत किए हैं जगह जगह जहां पर वो जा रहे थे प्रदेश अध्यक्ष। साथ में दिखे हैं मयूर शेखर झा जी हैं। हम बातचीत करेंगे। हालांकि चुनाव लड़ने का हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं धनबाद विधानसभा से। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल प्रदेश अध्यक्ष आए थे, भव्य स्वागत भी उनका हुआ है। अब पहले भी ताल ठोके हैं कि धनबाद से हम चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, चुनाव के दृष्टिकोण से तो तैयारियां पिछले 6-7 महीने से चल रही हैं, पर जहाँ तक धनबाद है, धनबाद मेरा घर है। अपने घर में लोगों के बीच जाने के लिए ना उस जाने के क्रम को तैयारी कहते हैं और ना जाने के लिए आपको तैयारी चाहिए होती है। लगातार आज नहीं, मतलब 7-8 साल से लगातार धनबाद के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर बस्ती, हर क्षेत्र में मेरा पैर पड़ा है और लगातार धनबाद के सुख दुख में मैं साथ रहा हूँ। तो ये कहना कि मेरी जो सक्रियता है वो किसी भी तरह से चुनावी सक्रियता है या किसी भी तरह की केवल इसको तैयारी से जोड़ना, ये थोड़ा सा उचित नहीं होगा। चुनाव लड़ने की मेरी इच्छा है, चुनाव लड़ने की मेरी मंशा है, ये बात किसी से मैंने छुपाई नहीं है। चुनाव अब सर पर है तो सक्रियता थोड़ी सी तेज हो गई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भैया, आपके लिए धनबाद का क्या मुद्दा है? जनता के लिए धनबाद में बहुत मुद्दा है, बहुत समस्या है, समाधान अभी तक नहीं हुआ। आपके लिए धनबाद में क्या क्या मुद्दाएं हैं? देखिए, धनबाद में 3 या 4 आप कहिए तो प्रमुख मुद्दों पर धनबाद की बात आज हम लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि धनबाद संवाद से बाहर होता जा रहा है। आप कहिए, मतलब अगर हम कहें कि धनबाद विकास से दूर छूट गया पिछले 10 साल में तो ये बहुत छोटी बात होगी। विकास तो बहुत बड़ी चीज़ है। धनबाद संवाद और आवाज़ तक से छूट गया है। पिछले 10 साल में धनबाद के विधायक ने ऐसा एक भी प्रश्न विधानसभा में नहीं उठाया है जिससे धनबाद को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी फायदा मिलता हो। तो आप आखिर विधायक क्यों चुन कर देते हैं? जनता विधायक इसलिए चुनकर देती है कि जहां तक जनता की आवाज नहीं पहुंच पाए, जहां तक जनता खुद नहीं पहुंच पाए, वहां तक जनता अपना एक नुमाइंदा चुनकर देती है कि जिस जगह जनता खुद नहीं जा सकती है वहां जनता की आवाज पहुंचे। पिछले 10 साल में धनबाद को गूंगा बनाने का घोर अपराध धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी ने किया है। धनबाद विधानसभा में आपने एक बार भी विस्थापन को लेकर सवाल नहीं उठाया। जब बेरोजगार लड़के आपके पास जाते हैं तो आप कह देते हैं, आप जो है हंसी मजाक के तौर पे कह देते हैं कि मैं तो खुद बेरोजगार हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। तो खैर आपको क्या मतलब होली पे नाच दिखाने के लिए लोगों ने यहाँ पर विधायक चुनकर रखा है? किसी माफिया के ऊपर कोई कष्ट, कोई तकलीफ आ जाती है तो आपके दिल पर जो है पत्थर लेट जाता है, आपका जो है पूरा रोना धोना शुरू हो जाता है। लेकिन धनबाद का युवा जब बेरोजगार होता है, आपके जो है आंख से एक आंसू नहीं छलकती है। लोगों के आंखों 10 साल में रो के आंखों से आंसू तक धनबाद के विधायक जी ने सुखा दिया है। ये तो स्थिति आपने धनबाद की कर रखी है। तो आज 10 साल का हिसाब धनबाद की तरफ से मैं मांगने के लिए मैदान में आया हूँ। धनबाद में अगर हम लोग शहर में घूमिएगा तो कई सारे होर्डिंग, कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं, कई लोग अपने नाम के आगे समाज सेवी लिख के रखे हुए हैं, कई लोग धनबाद फर्स्ट टैग लगा चला रहे हैं। कैसे उन सबों को टक्कर दीजिएगा? हालांकि आपका भी कहीं कहीं पोस्टर होर्डिंग लगा हुआ, उन सबों को टक्कर कैसे दीजिएगा? एक तो देखिए, मैं कहीं और एक हमारे मीडिया के बहुत अच्छे मित्र हैं, उन्होंने भी मुझे एक बार समाजसेवी कह के जो है, मैं अपने आप को समाजसेवी नहीं मानता हूँ, मैं समाजसेवी नहीं हूँ। मैं एक सीरियस पॉलिटिकल प्लेयर हूँ।
मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं समाजसेवी नहीं हूँ और ख़ासकर समाजसेवी अपने आप को बनकर जो लोग देखिए समाजसेवी होना बहुत बड़ा सैक्रिफ़ाइस का विषय होता है, इतना आसान नहीं होता है समाजसेवी होना। मैं कहना शुरू कर दूँ कि मैं समाजसेवी हूँ, तो मैं इस शब्द के साथ धोखा कर रहा हूँगा। मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं अपने आप को समाजसेवी कह सकता हूँ। मेरा एक एम्बिशन है, मैं उस एम्बिशन के तहत कुछ काम कर रहा हूँ, मैं अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता कह सकता हूँ और मैं अपने आप को छाती ठोक कर गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं धनबाद का एक सीरियस राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, समाजसेवी कहलाने लायक मैं भी नहीं हूँ। आज तो ऐसे-ऐसे लोग अपने आप को समाजसेवी कह रहे हैं धनबाद में, जो मतलब 8-9 साल से व्यापार में उन्होंने क्या-क्या किया है, क्या-क्या नहीं किया है, लोग सब जानते हैं। आपसे जुड़े हुए व्यवसाय में जब कोई लड़का नौकरी माँगने के लिए जाता है, तो उस लड़के के छाती पर हैवा चढ़ाकर उसको मार दिया जाता है और धनबाद की राजनीतिक क्लास का तो ख़ैर क्या कहना कि धनबाद की राजनीतिक क्लास भी उसके बाद उफ़ तक नहीं करती है। एक उस लड़के के लिए एक आवाज़ तक उठाने के लिए सामने नहीं आती है। अब ऐसे लोगों को अगर आप समाजसेवी कहें और धनबाद के मीडिया के ऊपर भी मैं इस बात को रखूँगा कि धनबाद के मीडिया एक किसी अखबार में मैं पीछे पढ़ रहा था कि जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ उसको समाजसेवी नहीं मीडिया ने लिखा था, मीडिया ने लिखा था कोयला कारोबारी। तो ठीक है, कोयला कारोबारी आप हैं, आपको कोयला कारोबारी अपने आप को कहिए। समाजसेवी कहलाना बहुत बड़ा सैक्रिफाइस का काम होता है, इतना आसान नहीं होता है समाजसेवी कहलाना। महात्मा गांधी जी ने भी अपने आप को कभी समाजसेवी नहीं कहा था, महात्मा गांधी जी भी अपने आप को एक राजनीतिक व्यक्ति कहते थे। समाजसेवी बनना इतना आसान नहीं होता है। जिस समाजसेवी का आप पर हम बात कर रहे हो वो समाजसेवी लगातार उनके जो कंपनी है, जो संचालक है, उन पर आए दिन वहाँ पर बम गोली चल रहा है, आए दिन वहाँ विस्फोट हो रहा है। कल ही का घटना है, परसों का घटना है, घनवाडी में घर का पत्थर गिर गया है ब्लास्टिंग के दौरान। आए दिन सुरुंगा में देखिएगा तो जबरन रैयत का ज़मीन छीना जाता है। वही कंपनी, वही संचालक और वो धनबाद में होर्डिंग लगा रहे हैं समाजसेवी। देखिए इस कंपनी का आप देखिए इस कंपनी का इतिहास क्या है। अभी कल कोर्ट में डेट था, व्यक्ति जो है डेट पर नहीं सामने आए थे। डेट किस चीज़ के लिए था कि भाई आप बीसीसीएल के अधीन काम कर रहे हैं, बीसीसीएल वालों को डराने धमकाने का आपके ऊपर आरोप है। तो किसका क्या पास्ट है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और ये छुपना भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल मैं मीडिया के ऊपर भी पूछता हूँ ना कि मैं अगर आज कह देता हूँ कि मैं समाजसेवी हूँ और आपने बतौर पत्रकार मुझे अगर काउंटर नहीं किया कि क्या जो आप काम कर रहे हैं वो निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं। अगर मैं एक भी काम करता हूँ और मेरा ये लालच होता है कि इस काम के बाद में मुझे वोट मिलेगा, तो मैं निस्वार्थ समाजसेवी नहीं हूँ। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मैं इस महान शब्द को अपने नाम के साथ नहीं अभी जोड़ने की स्थिति में आया हूँ। हो सकता है कल को आऊं, पर जिसकी बात हम लोग आज कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की बात हम लोग आज कह रहे हैं कि भाई आप जहां भी आप काम कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या कारण है कि जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां आपको जिसके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए उसके साथ आपका सतत विरोधाभास बनता जा रहा है। ऐसा क्या हो रहा है भाई? ऐसा तो है नहीं ना कि भाई रैयत समृद्धि कौन नहीं चाहता है, ठीक है। रैयतों ने बीसीसीएल को भी जमीन दिया ही है, अगर आप इतिहास में जाकर देखें तो रैयतों ने बीसीसीएल को जमीन दिया ही है। आज आपको क्या चाहिए? आपको आज वसूली तो पूरा चाहिए। आपको आज जो है कोयला निकाल कर या जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के माध्यम से आपको अपना इनकम तो पूरा चाहिए, लेकिन आपको जो है रैयतों को एक भी पैसे का बेनिफिट नहीं होना चाहिए, युवाओं को एक भी पैसे का बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह का जो एक सेल्फिश एटीट्यूड लेकर आप काम करते हैं, जो भी व्यक्ति इस तरह का सेल्फिश एटीट्यूड लेकर काम करता है उसको अपने आप को समाजसेवी कहने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा के लोग बहुत जोर शोर से जो है इनका गुणगान करते थे, ठीक है। आज जो है आज आप देख लीजिए, आज भाजपा के अंदर ये गए हैं तो भाजपा के लोगों का माथा फूट रहा है। तो इनका तो आप देखिए ना कि भाई कार्यकर्ताओं में लड़ाई भी हुआ है। मगर ये कार्यकर्ता जो है जिंदाबाद सब कर रहे थे ना, खुश थे ना कि अरे अब तो बड़ा जो है मतलब वोटिंग वोटिंग लग रहा है, सब जो है भाजपा में पता नहीं लगता है सुनहरा दिन भाजपा का धनबाद विधानसभा में आज अनुशासन पार्टी कहा जाता है। हाँ, उस पार्टी को उस पार्टी को जिन लोगों ने सालों से ढोया है, उस पार्टी को जिन लोगों ने धनबाद में खड़ा किया है, उन लोगों का माथा आज फोड़ा जा रहा है। तो ये व्यक्ति जब खदान खोदने जाते हैं तो रैयत का माथा फोड़ देते हैं, ये व्यक्ति जब भाजपा की राजनीति करे तो भाजपा के कार्यकर्ता का माथा फोड़ रहे हैं। आज धनबाद को ये बात चुनना होगा ना कि क्या धनबाद को ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, और किसी पार्टी को भी सोचना होगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को धनबाद के माथे पर मरना उस पार्टी की नैतिकता के कटघरे में खड़ा होती है। बाकी देखिए आज भाजपा बड़ी पार्टी है और कहीं ना कहीं मतलब धनबाद की बाकी पार्टियों की भी ये कमी रही होगी कि भाजपा के मन में ये विश्वास हम लोगों ने दे दिया है कि धनबाद सीट से आप जिसको लड़ाइएगा वो जीत जाएगा। इस बार जनता जवाब देने के मूड में है। इस बार जनता 10 साल की विफलताओं का भी सवाल पूछेगी
और इस बार जनता, अगर आप कैंडिडेट बदलते हैं तो जनता ये भी पूछेगी कि भाई जो व्यक्ति लाश तक से पैसे वसूल लेता है अपने, एक और दूसरे समाज सेवी की मैं बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति मुर्दा लाश तक से पैसे वसूल लेता है वो व्यक्ति काहे का समाज सेवी है। ये सवाल धनबाद की जनता पूछेगी और धनबाद की जनता की तरफ से कुछ आपके जैसे ईमानदार पत्रकार हैं वो पूछेंगे और कुछ मेरे जैसे राजनीतिक व्यक्ति हैं जो पूछेंगे। ये सवाल इस बार पूछा जाएगा। धनबाद को अपने हक से, धनबाद को अपने आवाज से 10 साल से वंचित रखा है। इस बार धनबाद सवाल भी पूछेगा, इस बार धनबाद जवाब भी मांगेगा और इस बार धनबाद जवाब देगा भी। मयूर शेखर झा के लिए धनबाद के लिए क्या विजन और प्लान है? विस्थापित, नियोजन, पलायन, शिक्षा, धनबाद, अस्पताल, इसके लिए क्या प्लान है? देखिए धनबाद, सबसे पहले तो धनबाद से को पलायन से मुक्ति आज चाहिए। आज धनबाद एक ऐसा शहर है जिसकी धरती करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कोयला जो है निकाल कर देती है। जो कोयला हम देते हैं उस कोयले के कारण आज जो है सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर में निर्मित हो रहा है। स्टील हमारे कोयले से ही तो बन रहा है ना, बिजली हमारे कोयले से ही तो बन रहा है ना, पूरा देश आज जगमगा रहा है और खरबों रुपये यहाँ में बाहर के व्यापारी आके कमा के जा रहे हैं। खरबों रुपये हैदराबाद से व्यापारी आ रहे हैं, अहमदाबाद से व्यापारी आ रहे हैं, अरबों खरबों रुपये यहाँ से कमा कर जा रहे हैं। एरोप्लेन खरीद रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ी खरीद रहे हैं, ऑडी गाड़ी खरीद रहे हैं और हमारे लड़के को 300-400 रुपये की दिहाड़ी करने के लिए गुड़गांव और बंबई जाना पड़ता है। ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज नियोजन नीति के नाम पर कंपनियां कहती हैं कि हम जो 75% नियोजन जो है धनबाद के लड़कों का देते हैं। जब आप उस कंपनी के वेजेस में जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 85% वेज वो कंपनी बाहर दे रही है। मेरा लड़का 300-400 रुपए का दिहाड़ी कर रहा है, उससे कम स्किल्ड लोग जो हैं वो 1.5-2 लाख की नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वो उस प्रदेश से आते हैं जिस प्रदेश से वो कंपनी आती है। आखिर हमने झारखंड के अंदर से अच्छी कंपनियां बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया है? आखिर हमने झारखंड के लड़कों के हक की बात क्यों नहीं की है कि नहीं, जब तुमको एक स्किल सेट का लड़का झारखंड में अवेलेबल है तो ये 1.5 लाख रुपया तुम झारखंड के स्किल सेट के लड़कों से दोगे। कागजी तौर पे 75% हम कह दे रहे हैं और कागजी तौर पे कंपनी मान ले रही है कि 75% का स्थानीय नियोजन दे रही है। ये सोल्यूशन नहीं है। आज यहाँ के राजनीतिक वर्ग को कंपनियों के साथ बैठकर ये दबाव बनाना होगा कि केवल 75% की खानापूर्ति मत कीजिए। जिस स्किल सेट का लड़का यहाँ अवेलेबल है उस स्किल सेट की नौकरी यहाँ के लड़के को जानी चाहिए। राज्य सरकार के ऊपर भी आप सवाल खड़ा कर दे रहे हैं। नहीं, ये नियोजन नीति का तो पालन राज्य सरकार ही नहीं, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, विधायक, हर किसी को करना होगा। इसका में रखे पार्टी के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। देखिए, ये पार्टी की बात नहीं है, ये धनबाद की बात है। देखिए, प्राथमिकता धनबाद की है। सरकार ने 75% नियोजन नीति दी है, ठीक है। 75% नियोजन नीति सरकार ने यहाँ पर दी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है। अब इस नीति का कंपनी पालन नहीं कर रहे हैं तो कंपनी के भाई यहाँ के लड़कों ने किसको चुनकर दिया है कि सरकारी नीतियों का पालन हो? यहाँ के लड़के, मुख्यमंत्री के पास कितना लड़का जा सकता है या लेबर मिनिस्टर के पास कितना लड़का जा सकता है? आप मुख्यमंत्री और लेबर मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते हैं, इसलिए आपने एक विधायक चुनकर दिया है ना। एक नीति बन गई है, उस नीति का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना तो मेरा विधायक कर ही सकता है ना। राय सेना 10 साल रहे हैं, ऐसा कोई 5 काम जो मयूर शेखर झा को अच्छा लगा हो, ऐसा कोई 5 काम? राज सिन्हा जी के 5 काम तो अच्छा लगा नहीं लगा वो तो नहीं कह सकता। भाई धनबाद की जनता कहती है कि हर साल होली में जो है बड़ा एंटरटेनमेंट कर देते हैं राज सिन्हा जी। मैं तो कभी गया नहीं हूँ होली में, उनका जो है एक वो कार्यक्रम करते हैं उसमें बहुत लोग धनबाद के जाते हैं। तो उसके अलावा राज सिन्हा जी ने पिछले 10 साल में पशुपति नाथ सिंह जी तो कम से कम कह देते थे कि लोग मेरी सुनते नहीं है। राज सिन्हा जी ने जहां भी माफियाओं पर तकलीफ आई है, माफियाओं का दर्द बयां किया है राज सिन्हा जी ने, माफियाओं की लड़ाई लड़ी है राज सिन्हा जी ने। राज सिन्हा जी ने जब भी रैयत और कंपनी के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है, राज सिन्हा जी ने कंपनियों की दलाली की है। ये बात जग जाहिर है, ये बात जो है पूरे धनबाद में विदित है। और जिन ताकतों की दलाली राज सिन्हा जी 10 साल से कर रहे थे, आज वही ताकतें राज सिन्हा जी के कार्यकर्ताओं का माथा फोड़ रहे हैं। अच्छा, हम लोग पूर्व में आपका खबर चलाए थे, कुछ लोग कमेंट में ये लिख रहे थे कि मयूर शेखर झा कहाँ के हैं, झारखंडी है या झारखंड से बाहर के हैं? ये चुनाव आ रहा है उस वक्त धनबाद आ रहे हैं, उससे पहले ये दिल्ली चले जाते हैं। ये 2 सवाल कमेंट में कुछ लोग कर रहे हैं। मैं दोनों सवाल का आपको जवाब दूंगा। मेरा गांव जो है झारखंड के गोड्डा जिला में पड़ता है। मैं खतियानी झारखंडी हूँ। मेरा जन्म धनबाद शहर में ही हुआ है। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करने के लिए धनबाद आए थे गोड्डा से। यहीं के रेलवे अस्पताल में मेरा जन्म हुआ है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग धनबाद के डिनोबली स्कूल का आपने नाम सुना होगा, डिनोबली स्कूल CMRI है। 12वीं तक की पढ़ाई डिनोबली स्कूल से मेरी हुई थी।
12वीं की पढ़ाई के बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गया और फिर नौकरी भी मैंने दिल्ली में की है। इकोनॉमिक टाइम्स अखबार में मैं रहा और एनडीटीवी प्रॉफिट न्यूज़ चैनल में मैं रहा। उसके बाद मैं केंद्रीय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में बतौर एडवाइज़र रहा और उसके बाद मैंने अपना पहला स्टार्टअप आपको हिंदुस्तान का मीडिया टेक के स्पेस में पहला स्टार्टअप जो है वो मैंने शुरू किया था, जिसका एक उस स्टार्टअप के माध्यम से वापस झारखंड में मैंने काम करना शुरू किया था। और उस जब हमारा स्टार्टअप यहाँ पे झारखंड में, आप लोगों ने नाम भी सुना था न्यूज़ कोड के नाम से, जब मेरा स्टार्टअप यहाँ पर चल रहा था तो करीब 350 लोग झारखंड के भी मेरे साथ जुड़े हुए थे उस स्टार्टअप के माध्यम से। सीधे तौर पे जो इनडायरेक्ट तौर पे लोग जुड़े हुए थे उसकी संख्या और भी ज़्यादा थी। तो झारखंड, कर्नाटक और गुजरात 3 स्टेट्स में मेरा स्टार्टअप चलता था और 2019 में वो एग्जिट करके मैं पूर्णतः जो है वो राजनीतिक क्षेत्र में आ गया था। कांग्रेस पार्टी में मेरे पास उस समय झारखंड सोशल मीडिया चेयरमैन का पदभार आ गया था और मैं दोनों काम एक साथ नहीं कर पा रहा था। इस चक्कर में मैंने अपना स्टार्टअप बेच दिया था, अपने सारे शेयर्स बेच दिए थे। तो ये तो मेरी बैकग्राउंड है। अब आप मैं जब हाइंडसाइट, एक सवाल का नहीं जवाब नहीं, मैं उसी सवाल पर, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूँ। अब जब मैं हाइंडसाइट में इन चीज़ों को सोचता हूँ तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्या ऐसी क्या परिस्थिति बन सकती थी 12वीं के बाद कि मुझे धनबाद छोड़कर दिल्ली नहीं जाना पड़ता। और उसके बाद जब आप डेटा पे जाइएगा तो आप ये देखिएगा कि करीब 80-85% बच्चे जो धनबाद छोड़कर दिल्ली या पूना या मैं कम बता रहा हूँ आपको, कम 95% से ज़्यादा बच्चे जो धनबाद छोड़कर किसी भी दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, वो जिस स्तर के कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, चाहे आप जैसे इंजीनियरिंग के आप बच्चों का डेटा उठाकर देखिएगा, आईआईटी धनबाद से हर साल कितना बच्चा जाता है? 6-7 बच्चे आईआईटी जाता है, ठीक है। जिपमर या एम्स के स्तर के मेडिकल कॉलेज में कितने बच्चे जाते हैं? 3-4 बच्चे जाते हैं। नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर कितने बच्चे जाते हैं? 1-2 बच्चे जाते हैं। उसके बाद एक जो बड़ी अब तादाद बच्चों की है वो कहाँ जा रही है पढ़ने के लिए? इंजीनियरिंग की एक बड़ी तादाद बच्चों की महाराष्ट्र जा रही है पढ़ने के लिए, कर्नाटक जा रही है पढ़ने के लिए। जिस स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेज में धनबाद के 95% से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, उस स्तर का इंजीनियरिंग कॉलेज धनबाद में बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। उस स्तर के कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस धनबाद में, और जितना फीस आप महाराष्ट्र में भर के आ रहे हैं उससे सस्ते फीस पर, आप तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं ना, उससे बेहतर कॉलेज उससे सस्ते फीस पर धनबाद में बनाना बहुत ही आसान काम है। वो किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा राजनीतिक विल पावर की आवश्यकता है। दूसरा विषय आप रखिए, भाई आगे नौकरी की बात आई है, ठीक है। आपने धनबाद में इकोनॉमी पूरी तरह से खत्म कर दी है। आज आप जो है धनबाद में एमडीओ के अलावा व्यापार के नाम पर क्या बच गया है? आज धनबाद के कोर में जब बीसीसीएल हुआ करता था, जब 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने बीसीसीएल कंपनी का जो निर्माण किया था, उसके पीछे की सोच क्या थी? उसके पीछे की सोच थी कि ये कंपनी धनबाद की अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनेगी और इस आधारशिला के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक सेक्टर का डेवलप होगा, और वो हुआ भी था। धनबाद में उद्योग हुआ करते थे, धनबाद में विभिन्न उद्योग थे धनबाद में। आज आपने धीरे धीरे क्या किया कि धनबाद को आपने कोयला ठेकेदारी का अड्डा बना दिया है। आज कोयला ठेकेदार केवल धनबाद है, वो ठेकेदार भी बाहर से आते हैं। वो ठेकेदार जो पैसे धनबाद के कोयले से कमाते हैं, उस पैसे का निवेश धनबाद की रियल एस्टेट तक में नहीं होता है। आप सोना भी धनबाद में नहीं खरीदते हैं, आप कपड़ा भी धनबाद के किसी मॉल से नहीं खरीदते हैं। तो कहीं से भी धनबाद की अर्थव्यवस्था को इस तरह का एमडीओ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा नहीं है। धनबाद को एक उद्योग की दिशा में वापस ले जाने की आवश्यकता है, तब आप यहाँ पर नौकरी का सृजन कर पाएंगे। कि आज इंजीनियरिंग लड़का कर लिया, इंजीनियरिंग करने के बाद लड़का कैसे धनबाद में रिटर्न होगा, उसके लिए धनबाद में एक पैरेलल इकोनॉमी का सृजन करना बहुत ही आवश्यक है और संभव है। उस इकोनॉमी का क्रिएशन जो है वो संभव है, वो किया जा सकता है। उस दिशा में कोई नहीं सोचा, और बहुत मुश्किल काम नहीं है, पहले रह चुका है। नई इकोनॉमिक एवेन्यूज आपको धनबाद में लाना होगा। तो मान लीजिए भाई कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या पार्टी से बगावत करेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अभी उस स्थिति पर क्यों बात करें? मेरी अभी तक जहाँ भी बात हुई है कांग्रेस में एक सकारात्मक बात हुई है। तो जब सकारात्मक बात चल रही है तो मैं, ये बड़ा ही हाइपोथेटिकल सवाल है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि पहले भी आप सक्रिय रहे हैं कांग्रेस में, फिर कुछ दिनों के लिए नहीं थे, फिर कांग्रेस में आ गए। अभी मैं पीछे दिल्ली गया था और मेरी काफी सकारात्मक बात हुई है कांग्रेस के नेतृत्व से, और मुझे लग रहा है सकारात्मक बात हुई है। अच्छा, उस पार्टी के नेताओं से कैसे लड़ाई लड़िएगा जो समाज सेवी लिख कर रखे हैं और पीछे बैकग्राउंड में वो लोग कंपनियां चला रहे हैं, व्यवसाय चला रहे हैं? मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, धनबाद की जनता लड़ेगी वो लड़ाई। धनबाद की जनता
ने देखा है कि मैं उनके से लिए आज नहीं, मतलब जब भी वो कोरोना काल हो, काफ़ी भीषण कोरोना काल भी धनबाद की जनता ने देखा था। और उसमें मतलब इस एक समाज सेवी को मैंने फ़ोन किया था कि उस समाज सेवी के अस्पताल में 1,30,000 रुपये का रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल रहा था। और उस समाज सेवी को मैंने बताया था, खुद मेरे निजी तौर पे उस समाज सेवी से मेरी बात हुई थी और मैंने कहा था कि भैया 1,900 रुपये का इंजेक्शन है, थोड़ा बहुत आप प्रीमियम ले लीजिए। तो उन्होंने मेरा मान रखने के लिए, क्योंकि मैंने एक व्यक्ति विशेष के लिए फ़ोन किया था, उन्होंने उसमें 3,000 रुपये का डिस्काउंट दिया था, 1,30,000 रुपये। तो कोरोना काल का वो भीषण समय भी धनबाद ने देखा है। और उस कोरोना काल में भी जो है मैं यहाँ पर हमेशा एक पैर पर धनबाद की सेवा में मैं खड़ा था। तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, धनबाद की जनता लड़ेगी। हाँ, धनबाद की जनता के सुख-दुःख में मैं उसके साथ हूँ। धनबाद की जनता की आवाज़ बनने की हमेशा मैं कोशिश कर रहा हूँ और हर दिन मैं धनबाद के मुद्दों को समझने की और उन मुद्दों को आत्मसात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लोगों के बीच जाकर। आपके डिजिटल पेज में एक स्लोगन है, बेहतर धनबाद, विकसित धनबाद। आखिर कहाँ दिख रहा है कि बेहतर धनबाद नहीं है, विकसित धनबाद नहीं है? अच्छा, आप किस देखिए ना, एंगल से आप दिख रहा है? हर एंगल से आप देखिए ना, आज आप देख लीजिए धनबाद में हारी बीमारी में आप अगर सरकारी अस्पताल चले जाइएगा, तो आप एक बीमारी लेकर जाइएगा, किसी और बीमारी से मर जाइएगा। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं हुआ और आप जो किसी इस समाजसेवी के अस्पताल में या और भी बड़े-बड़े अस्पताल जो यहाँ खुल गए हैं, उन अस्पतालों में आप चले जाइएगा, तो आप हार्ट अटैक से मर जाइएगा। जो बिल का आपको जो एस्टिमेट आएगा ना, आप वो एस्टिमेट पढ़कर आप मर जाइएगा। तो ये तो स्थिति हो गई है। जबकि वास्तविक बात ये है कि धनबाद की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतने खर्चे में एम्स बन जाएगा। एम्स के लिए भी हम लड़ेंगे, वो लड़ना चाहिए। धनबाद को आप एम्स नहीं दे सकते तो आप कहाँ एम्स दीजिएगा? लेकिन एम्स में भी आपको आखिर कितने लोग जाते हैं? आज जो धनबाद का एक एग्जिस्टिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके तहत आप एनएमसीएच लीजिए, जिसके तहत आप जो है सेंट्रल हॉस्पिटल लीजिए, और एक जो टर्शरी हेल्थ केयर एक जो प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात है, तो 5 करोड़ रुपए की लागत में धनबाद में एक बहुत ही सुचारू अस्पतालों का फीडर नेटवर्क खड़ा हो जाएगा। 5 करोड़ की लागत में एनएमसीएच एक बहुत ही अच्छा अस्पताल बन जाएगा। 5 करोड़ की लागत में सेंट्रल हॉस्पिटल का एक बहुत ही व्यापक अपग्रेड संभव है। 15 करोड़ रुपए की लागत में धनबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी सुदृढ़ कर दी जा सकती है कि लोगों को जो है प्राइवेट अस्पतालों या दुर्गापुर और बोकारो भागने की छोटी-छोटी बीमारियों में आवश्यकता नहीं रहेगी। और 15 करोड़ रुपया, मतलब आप सोचिए, 15 करोड़ रुपया, मैं उस रकम की बात कर रहा हूँ मतलब जितने का कोयला यहाँ से एक सप्ताह में चोरी हो जाता है। जी। 15 करोड़ रुपया अगर आप ईमानदारी से धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था में लगा दीजिए, तो धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 15 करोड़ रुपया एकमुश्त और लगभग साढ़े 7-8 करोड़ रुपया महीने का। अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा भैया। क्या कांग्रेस छोड़कर किसी अन्य दल, अन्य पार्टी के साथ बातचीत हो रही है? ये हाइपोथेटिकल सवाल है। ये तो इसका अभी मैं थोड़ा-सा जवाब नहीं दूँगा। मेरी कांग्रेस में सकारात्मक बात हुई है। तो ये थे मयूर शेखर झा जी, इनसे बातचीत किए, इनके बातों को सुने। बाकी इनके कौन से बात को अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।